नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। पर्यावरण मामलों में अमीर देशों का रवैया बदलेगा। दैनिक भास्कर। विशेष दर्जे की मांग। दैनिक जागरण। रिक्तियों पर मनमानी। राष्ट्रीय सहारा। अदालती फैसले से आगे। हिंदुस्तान। आप संपादकीय विस्तार से। पर्यावरण मामलों में अमीर देशों का रवैया बदलेगा। दैनिक भास्कर। विश्व पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन COP29 अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर के बीच होगा। थीम है फाइनेंस COP। यह संकल्प पेरिस कॉन्फ्रेंस में लिया गया था, लेकिन अमीर देश इस मदद के लिए आगे आना तो दूर प्रारूप भी नहीं बना पाए हैं। इस बीच इस पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन iForest ने एक रिपोर्ट में भारत का हवाला देते हुए बताया कि इस देश को अगले 30 वर्षों में कोयला ऊर्जा से पूर्ण मुक्ति पाने में करीब 84 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कोयला आधारित ऊर्जा ग्रीन हाउस उत्सर्जन के अनेक बड़े कारकों में प्रमुख मानी जाती है और भारत कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार को हर साल कम से कम 2.25 लाख करोड़ रुपए इस मद में खर्च करने होंगे। यह राशि भारत में विगत वर्ष दी गई कुल प्रमुख सब्सिडीज का 60% है। क्या एक विकासशील देश के लिए ऊर्जा को पूर्ण रूपेण हरित बनाने में इतनी बड़ी राशि अलग से खर्च करना संभव होगा? समस्या सिर्फ कोयला खदान या कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद करने की नहीं है। केवल सरकारी कोयला उत्पादन इकाइयों में 3.70 लाख लोग काम करते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्रों की इकाइयां भी हैं। इनकी पुनर्स्थापना में भारी खर्च आएगा। क्या अमीर दुनिया रवैया बदलेगी? विशेष दर्जे की मांग। दैनिक जागरण। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर तीसरे दिन भी हंगामा होना यही बताता है कि एक ऐसे मसले को तूल दिया जा रहा है जिससे राज्य की जनता को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग वाला प्रस्ताव पारित कराते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि इसका आशय क्या है। ऐसा शायद जानबूझकर किया गया ताकि इस आरोप से बचा जा सके कि उनकी सरकार अनुच्छेद 370 और 35A की वापसी चाहती है, लेकिन इसके चलते उसे भाजपा विधायकों की आपत्ति का सामना करना पड़ा और PDP एवं निर्दलीय विधायकों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। इसी के चलते विधानसभा में लगातार हंगामा हुआ। अच्छा होता है कि प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया जाता कि विशेष राज्य के दर्जे का मतलब क्या है। यदि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसे समर्थन दे रही कांग्रेस यह चाह रही है कि जम्मू कश्मीर को फिर से कुछ वैसे ही अधिकार मिल जाएं जैसे अनुच्छेद 370 और 35A के तहत मिले हुए थे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक तो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों विभाजनकारी अनुच्छेदों को निष्प्रभावी करने के मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगा चुकी है और दूसरे पहले वाली स्थिति बहाल होने का अर्थ होगा अलगाव को नए सिरे से खाद पानी मिलना और साथ ही अनुसूचित जातियों जनजातियों को उनके अधिकारों से वंचित करना। यह विचित्र भी है और चिंताजनक भी कि PDP और निर्दलीय विधायक विशेष राज्य के दर्जे की मांग के बहाने न केवल अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली चाह रहे हैं, बल्कि उस व्यवस्था को फिर से लागू करने पर भी जोर दे रहे हैं जिसके तहत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। अच्छा होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस सच को स्वीकार करे कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली कभी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके सहयोगियों को इन अनुच्छेदों की वापसी की मांग करने से ही नहीं बचना चाहिए, बल्कि जो भी नेता इस मांग पर जोर देकर कश्मीर की जनता को बरगला कर रहे हैं और उसे स्वप्न दिखा रहे हैं, उन्हें आगाह भी करना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि इससे अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्त तत्वों को ही सक्रिय होने का अवसर मिलेगा। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नई सरकार के गठन के बाद से राज्य में आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार इससे पहले राज्य के दर्जे की बहाली की मांग वाला प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार को प्रेषित कर एक सकारात्मक संदेश देने के साथ यह भी रेखांकित किया है कि हालात अनुकूल होने पर इस मांग को पूरा किया जाएगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए बेहतर है कि वह हालात अनुकूल बनाने पर ध्यान दें। रिक्तियों पर मनमानी। राष्ट्रीय सहारा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया चालू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। मामले में नौकरी से जुड़ी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के उपरांत 75% नंबर पर नियुक्ति का नियम बना दिया गया था। मामला राजस्थान हाई कोर्ट में अनुवादकों की
भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। अदालत ने इस पर कहा कि नियमों में पहले से इसकी व्यवस्था हो कि पात्रता में बदलाव हो सकता है तो ऐसा ही किया जा सकता है, लेकिन समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति पीठ ने कहा कि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति है तो इन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होना चाहिए। चयन सूची में स्थान मिलने से नियुक्ति का कोई अपरिहार्य नहीं मिल सकता। राज्य या उसकी संस्थाएं वास्तविक कारणों से रिक्त पद न भरने का विकल्प चुन सकती हैं। पीठ ने 1965 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह अच्छा सिद्धांत है। राज्य या उसके तंत्रों को नियमों से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मामले में 3 असफल उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर इस परिणाम को शीर्ष अदालत तक पहुंच गए। सरकारी नौकरी में होने वाली धांधली कोई नई बात नहीं है, पर कम ही मामलों में हताश अभ्यर्थी अदालत की शरण लेते हैं, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में जाते ही समय और धन का अतिरिक्त खर्च कंधों पर आ जाता है। जैसा कि इस मामले में 14 सालों के इंतजार के बाद अंततः इनके पक्ष में फैसला आया। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवाओं की सारी जवानी रिक्तियों की आपूर्ति के इंतजार में निकल जाती है। कई दफा परिणाम देरी से आते हैं या रद्द तक हो सकते हैं। जो परीक्षाएं और साक्षात्कार होते हैं उनमें होने वाली धांधली को लेकर परीक्षार्थी संशयित रहते हैं, मगर राज्य सरकार की कोताही को लेकर सब मौन है। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ का खामियाजा तो इन्हें भुगतना ही चाहिए। अदालती फैसले से आगे हिंदुस्तान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU को क्या दर्जा दिया जाए, यह बहस पिछले कई दशकों से चल रही है। इसे अल्पसंख्यक संस्थान माना जाए या नहीं, इस पर काफी विवाद हुए हैं। इन मुद्दों पर राजनीति तो खैर होती रहती है। अदालतों में भी कानूनवादियों ने इस पर काफी सिर खपाया है। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्य पीठ ने इस पूरी बहस पर अंतिम मुहर लगाने का रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश D. चंद्रचूड़ के कार्यकाल का कल अंतिम दिन था और इस दिन उन्होंने 7 सदस्य पीठ में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई दे सकती है। इस मामले की सुनवाई इस साल फरवरी में पूरी हो गई थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। शुक्रवार को दिए गए इस फैसले को समझने के लिए हमें 1967 में जाना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट की एक 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया था कि AMU की स्थापना संसद की वैधानिक कार्रवाई से हुई है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। संस्थान का दर्जा समाप्त हो गया। सन 1981 में संसद ने AMU एक्ट में संशोधन करके इसे फिर से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया गया। बाद में इस संशोधन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने साल 2006 में कहा कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। जाहिर है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलनी ही थी। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की 3 सदस्य पीठ के पास यह याचिका पहुंची थी। 1967 में चूंकि 5 सदस्यीय पीठ इस पर फैसला दे चुकी थी, इसलिए जरूरी था कि इस पर कोई बड़ी पीठ ही विचार करती। इसलिए न्यायमूर्ति गोगोई ने इसके लिए एक 7 सदस्य पीठ का गठन किया। इस पीठ ने अब 4-3 से यह फैसला दिया कि किसी संस्थान का गठन संसद में पेश विधेयक के जरिए हुआ, सिर्फ इसी तर्क पर उसका अल्पसंख्यक दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए उस संस्थान का इतिहास देखना होगा और यह भी देखना होगा कि संस्थापकों की मंशा क्या थी। AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए था या नहीं। अदालत ने यह फैसला 3 सदस्य पीठ के हवाले कर दिया, जिसका गठन होना अभी बाकी है। इस पर पुनर्विचार के लिए 1967 के 5 सदस्यीय पीठ के फैसले से जो बाधा बनी हुई थी, बस उसे इस 7 सदस्यीय पीठ ने खत्म कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब 3 जजों की पीठ का जो फैसला होगा वह सभी को स्वीकार्य होगा। हालांकि शुक्रवार के फैसले के बाद जिस तरह के बयान आए हैं, उनसे नहीं लगता कि इस विवाद को इतनी जल्दी खत्म होने दिया जाएगा। AIMIA के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, तो दूसरी तरफ AMU मामिया मिल्लिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तुलना करते हुए केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह अल्पसंख्यक संस्थानों से भेदभाव कर रही है। वैसे शुक्रवार के फैसले का उस बात से कोई लेना देना नहीं है जिसका जिक्र ओवैसी कर रहे हैं। अंतिम फैसला जो भी हो, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि इस तरह की राजनीति रुक जाएगी, जबकि कोशिश ये होनी चाहिए कि संस्थान का दर्जा चाहे जो भी हो, शिक्षा का स्तर सब जगह बेहतर होता रहता है। धन्यवाद।